Welcome to Perfection IAS. We were discussing some mains related question for BPSC 67 और आज हम एक इकोनॉमी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. So come on, let us see what the question is. What are the specific problems of agriculture backwardness in the state of Bihar? How far mechanization and technology can solve the problem? Again, ये क्वेश्चन के दो सब पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में हमें डील करना है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं कि बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बैकवर्ड रह गया है, और दूसरा पार्ट है कि कैसे मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकते हैं हमें एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस को काउंटर करने में. ठीक है. सो एज इन आवर रेस्ट ऑफ द लेक्चर, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन. ठीक है. तो मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमी के क्वेश्चन में यू शुड ट्राई टू यूज सम डेटा सेट्स, यू शुड ट्राई टू यूज सम फैक्टॉइड्स. तो यहां भी हम कुछ उसी बेसिस पे अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे. गेटिंग द पॉइंट. देखिए, सबसे पहला क्या है, द इकोनॉमी ऑफ बिहार इज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर. ये आप सब लोगों को पता है कि आज भी बिहार की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड इकोनॉमी है. सो ये अप्रोक्सीमेटली 25% कॉन्ट्रीब्यूट करती है टू द जीवीए ऑफ द स्टेट. जीवीए स्टैंड्स फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड, एंड अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिक्रूटेड इन एग्रीकल्चर. गेटिंग द पॉइंट. यही अगर हम नेशनल डेटा की बात करें, सो अप्रोक्सीमेटली 12 to 15% is contributed to the GVA, and approximately 50% of the population they are employed in agriculture. ठीक है. सो हम देख रहे हैं ये स्टैटिस्टिक्स कुछ चीजें हमें को बता रहा है कि अगर 70% ऑफ द पॉपुलेशन को अगर जो जॉब है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर में मिल रही है, सो एग्रीकल्चर सेक्टर इज द की फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. ठीक है. ये की है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए. वाई? अब आप देखो, इसको यहां से आप समझने की कोशिश करना. ठीक है. देखिए, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग द मेंस आंसर, यू नीड टू डेवलप एन इंटेलेक्चुअल ट्रेड, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. बट इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक, देन यू कैन सर्टनली मोल्ड द फैक्ट टू योर ओन यूज. गेटिंग द पॉइंट. अब आप देखो, 70% लोग जो है ये एक ऐसे परस्यूट में एम्प्लॉयड है विच इज गिविंग ओनली 25% टू द जीवीए. यानी कि अगर एक इकोनॉमी में 100 रुपए की अर्निंग हो रही है, तो 25 रुपए जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग अपना अर्न कर रहे हैं. लेकिन एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो 70, यानी आउट ऑफ 100 70 पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. अगर हम इनका पर कैपिटा इनकम निकाले, सो दैट इज 25/70. मान के चलो आप अप्रोक्सीमेटली 0.3 हो रहा है. वही जो रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स हैं उनकी अर्निंग 75 है, और उसमें लोग कितने एम्प्लॉयड है? 30%. ये कुछ 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है. आप देख रहे हो पर कैपिटा इनकम में कितना ज्यादा डाइवर्जेंस है. अगर हम एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस को हटाएंगे, मान के चलो आप, तो होगा क्या उससे? सबसे पहले तो दिस विल इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीवीए, which will translate into higher economic growth. Getting the point? Higher economic growth यानी कि per capita income will increase, and when per capita income increases, बहुत सारे social फैक्टर्स भी इंप्रूव होते हैं, जैसे कि पोवर्टी, न्यूट्रिशन एटसेट्रा. गेटिंग द पॉइंट. सो ये एक बहुत ही इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपके आंसर के लिए. ठीक है. कुछ आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, लास्ट में एक लाइन, देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज कम अप विद अ लॉट ऑफ स्कीम्स इन द लास्ट डेकेड फॉर इंप्रूविंग एग्रीकल्चर. ठीक है. अब हम आते हैं कोर ऑफ द क्वेश्चन. सबसे पहला, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस इन बिहार. ठीक है. सबसे पहला, हेवीली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून. आज भी बिहार में जो एग्रीकल्चर है दैट इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून. ठीक है. अब आप देखो कि इन द रीसेंट डेकेड्स वी हैव सीन दैट देयर हैव बीन वेरी फियर्स क्लाइमेट चेंजेस, और क्लाइमेट चेंज के चलते मॉनसून हैज बिकम इरेटिक. इरेटिक मॉनसून है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, कभी बहुत कम बारिश हो जाएगी. क्लाइमेट चेंज के चलते हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले तो द सीजन्स वेयर देयर यूज्ड टू बी स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल, वहां पे अब बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है उन सीजन्स में. उसके बाद द रीजन्स विच यूज्ड टू एक्सपीरियंस वेरी लो रेनफॉल, दे आर एक्सपीरियंसिंग फ्लड, और द रीजन्स विच यूज्ड टू एक्सपीरियंस अ लार्ज और अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहां पे वी आर हैविंग ड्रॉट. तो बिहार भी इससे वंचित नहीं है. एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से द मॉनसून हैज बिकम इरेटिक, और क्योंकि एग्रीकल्चर हेवीली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून है,
So therefore a lot of uncertainty has come into agriculture. Getting the point? समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अब एक छोटा सा डेटा है, अगर आपसे बात की जाए कि कितना एवरेज रेनफॉल होता है बिहार में, सो दैट इज 999 मिलीमीटर. गेटिंग द पॉइंट? सो दो बिहार हैज अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज बट स्टिल इट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून. ठीक है, चलिए अब हम दूसरा इशू देखते हैं. दूसरा इशू है सीड रिलेटेड इशू. सीड रिलेटेड इशू, ठीक है, इसके पहले एक सेपरेट स्लाइड लेके मैं आपको बताता हूं. देखो, जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे ना, ये आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं. ये मैं एक आपको मैक्रो स्ट्रक्चर दे रहा हूं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के. देखो, इसमें तीन चार चीजें ही होती हैं जो काम करते हैं. लैंड, अब इसको आप इनपुट की कैटेगरी में ले सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर आप क्रॉप रियरिंग कर रहे हो, अगर आप कोई फसल उगा रहे हो, उसमें यही सब इनपुट दोगे ना. आपको लैंड चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए. गेटिंग द पॉइंट? फर्टिलाइजर के बाद यू विल नीड सम वाटर रिसोर्सेज, ये इनपुट है. इसके बाद में जो स्टेज आता है वो है मार्केटिंग. अगर हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर को इंप्रूव करना है तो हमें इन सब सेक्टर्स पे बात करनी होगी. ये चीज हम यहां भी कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ वाटर वाला जो एस्पेक्ट है, हमने उसमें रेनफॉल की बात की है. सेकंड एस्पेक्ट जो है सीड वाला, हम उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सीड से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? सबसे पहले तो बिहार में जो है ना, द फार्मर्स आर मार्जिनल और वेरी स्मॉल फार्मर्स. तो उनकी बहुत ज्यादा इनकम नहीं है. देयरफॉर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बाय सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सीड. बहुत ही मुश्किल है उनके साथ कि वो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सीड नहीं उगा सकते. ठीक है, रैदर वो उसको बाई नहीं कर सकते हैं. और एक और इशू यहाँ पे, अगर आप फर्टिलाइजर इशू के बारे में डील करोगे, तो फर्टिलाइजर इशू क्या है यहाँ पे? देखो, यूरिया का जो प्राइस है ना, दैट इज रिलेटिवली स्टेबल, लेकिन जो पोटैश और फॉस्फोरस वाले स्टेबलाइज जो हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हैं, दे हैव वेरी फ्लक्चुएटिंग प्राइस. उनका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिसके चलते फार्मर्स में ओवर डिपेंडेंस ऑन यूरिया हो जाती है. लेकिन अगर हम कोई क्रॉप को सो कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है. कुछ क्रॉप्स होते हैं जिसके लिए यूरिया एज अ फर्टिलाइजर ज्यादा सूटेबल है, कुछ ऐसे क्रॉप्स है जिसके लिए पोटैश एज अ फर्टिलाइजर ज्यादा सूटेबल है. लेकिन फार्मर्स ज्यादा यूरिया यूज कर लेते हैं, जिसके चलते उनकी लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉन्गर टर्म्स में डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो आप. देखो, जो मैंने बताया था वही बात कर रहे हैं, मार्जिनल लैंड होल्डिंग. मार्जिनल लैंड होल्डिंग यानी कि लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत कम है, वेरी लेस. अगर मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट दूं, तो अराउंड 3/4 और 75% ऑफ द पीपल हैव लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, इतना कम यहाँ पे लैंड होल्डिंग है. आप समझ रहे हो इस चीज को? तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है. अब इसके चलते क्या इश्यूज होते हैं यहाँ देखो. अब सबसे पहले तो अगर आपके पास लैंड पार्सल कम है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन नॉट बी रीड. आप यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं कर सकते हो. और दूसरा ये है कि मैकेनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. मैकेनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. कैसे मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है? आप खुद इमेजिन करो ना, आपका जो लैंड पार्सल है वो लेस देन 1 हेक्टेयर है. आप अगर यहाँ पे ट्रैक्टर लेके आ रहे हो, आप किस तरीके से ट्रैक्टर का यूज करोगे इस एरिया में? गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद ट्रैक्टर अगर आप बाय नहीं कर रहे हो, अगर आप रेंट पे भी ला रहे हो, सो यू नीड टू हैव सम रेम्यूनरेटिव एक्सरसाइज, कुछ पैसा वैसा मिलना चाहिए आप. लेकिन एग्रीकल्चर इन बिहार इज इटसेल्फ अ नॉन रेम्यूनरेटिव एक्सरसाइज. सिर्फ सर्वाइवल बेसिस पे काम चल रहा है, इसीलिए मैकेनाइजेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाता है. ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं. मार्जिनल लैंड होल्डिंग एक और इशू जो बिहार में बहुत प्रोमिनेंट है, ये एक सब्सिडरी इशू है. आप चाहे तो यू कैन मेंशन इफ यू हैव लैक ऑफ पॉइंट्स, इज दैट लैंड रिकॉर्ड्स आर नॉट क्लियर. ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं है, तो बहुत बार क्या होती है, जब हम लोग जप्ती कहते हैं या फिर कंट्रोल ओवर द लैंड बाय द बाहुबलीज, ये हो जाता है वहां पे. अब इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है? डिजिटाइजेशन है. अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बात यही कर रहे हैं कि हाउ कैन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन हेल्प. तो आप एक ये पॉइंट भी सब्सिडरी पॉइंट आप इसको याद रख सकते हो. ठीक है, चलो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया है. हम 4th पॉइंट देखते हैं. 4th पॉइंट ये है कि स्टिल बिहार यूजेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. अभी भी एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यूज हो रहे हैं. हमने अर्लियर बात की है ना, क्योंकि स्मॉल लैंड होल्डिंग है जिसके चलते मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो अभी भी वुडन प्लॉ यूज होता है. ठीक है, जो सीड्स हम यूज कर रहे हैं वो लास्ट
क्रॉपिंग या लास्ट हार्वेस्ट की जो सीड्स है हम उसी को यूज कर रहे हैं, नो न्यू सीड्स, जिसके चलते प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। उसके बाद आप सीड्स वाले में ही इसको ऐड कर सकते हो कि लैक ऑफ एक्सेस टू HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का एक्सेस नहीं है। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, व्हाई? बिकॉज एग्रीकल्चर हैज सीज्ड टू बी अ रेम्यूनरेटिव एक्सरसाइज। आपके पास एक लैंड पार्सल है, तो कोई भी यूथ जो है वो आके एग्रीकल्चर एज अ ऑक्यूपेशन को एम्ब्रेस नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे कुछ पैसा नहीं आ रहा है। दिस इज अ नॉन रेम्यूनरेटिव एक्सरसाइज, कुछ पैसा तो मिलना चाहिए ना। सो देयरफॉर व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे माइग्रेट, दे गो टू टाउन्स वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में सफर करता है। और एक और रीजन है, बहुत रिस्क है, तो मैं क्यों ही अपना काम करूंगा। ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड, वो भी बहुत स्लो और बहुत लेथार्जिक इंप्लीमेंटेशन, स्लो एंड लेथार्जिक इंप्लीमेंटेशन। ठीक है। आगे हम आते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है बिहार में, वो है प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट। प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट, देखो मैंने इनको आइसोलेटेड पॉइंट्स में लिखा है, आप इसको एक वे में भी लिख सकते हो। जब हम मानसून की बात कर रहे हैं ना, उसमें भी आप इस आस्पेक्ट को इंक्लूड कर सकते हो कि बिहार ऑलरेडी फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट साइमल्टेनियसली। पहले से ही इशू होता था बिहार के साथ। जो कोसी वाला पोर्शन है, जिसे हम सौरव बिहार कहते हैं, उसके चलते यहाँ फ्लड की प्रॉब्लम होती है। और जो सदर्न बिहार है, जो झारखंड के साथ अपना बॉर्डर टच करता है, गया वाला रीजन जो है, वहां पे ड्रॉट की इशू होती है। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये दोनों एग्रीकल्चर के लिए डिट्रीमेंटल है। और अभी जब क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इशू है वहां पे, तो ये सारे जो नेचुरल डिजास्टर है, दे हैव एक्सासिबरेटेड, एक्सासेबरेट कहने का मतलब है बहुत इंप्रूव, बहुत इंक्रीज हो गए हैं। तो ये सब मेजर इश्यूज है जिसके चलते स्टिल एग्रीकल्चर इन बिहार इज इन अ वेरी बैकवर्ड स्टेट। ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि कैसे मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया था, क्या करो आप? डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड करो, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जिससे क्या होगा कि लैंड पार्सल क्लियर हो जाएगा। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट की एक स्कीम है स्वामित्व, याद आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है, जिसमें कि हम ड्रोन को यूज करते हैं लैंड पार्सल आइडेंटिफाई करने में। आप इसका मेंशन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखो आप, सॉइल हेल्थ कार्ड वाली स्कीम को हम यूज कर सकते हैं, गेटिंग द पॉइंट। या फिर सॉइल की अगर हमको प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है, सो वी कैन यूज सॉइल हेल्थ कार्ड। साइंटिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ फर्टिलाइजर। अब साइंटिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स में अगेन क्या टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है? सबसे पहले तो ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन के दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि दिस स्टॉप्स वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ वाटर को बताता है। और अगर आप इसी पानी में फर्टिलाइजर को मिक्स कर दो, तो ये फर्टिलाइजर सीधे रूट पे जाते हैं, तो इसमें टारगेटेड डिलीवरी होती है। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद वी ऑल्सो नीड टू हैव डेसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वी नीड टू हैव डेसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको यूज करना है। सो हियर यू कैन रोप इन 24/7 channels. A separate channel can be dedicated to agriculture, जो कि ऑलरेडी है, लेकिन इसमें थोड़ी अवेयरनेस मिसिंग है। गेटिंग द पॉइंट। अब उसके बाद एक और चीज क्या यूज कर सकते हैं? सबसे पहले तो वी नीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद हाउ कैन मैकेनाइजेशन हेल्प? सबसे पहले तो मैकेनाइजेशन विल हेल्प द फार्मर रीप बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होएगा। ठीक है। उसके बाद आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहाँ पे अप्रिशिएट करो, अगर हम एग्रीकल्चर को मैकेनाइज कर रहे हैं तो इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम होती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है आप समझो। यहाँ पे मान के चलो कि एक लैंड पार्सल है जिसमें से आई एम प्रोड्यूसिंग 100 kg ऑफ राइस एंड 4 people आर वर्किंग। तभी शहर से कोई बेटा आता है फार्मर का और बोलता है पापा अब मैं एग्रीकल्चर में आपकी हेल्प करूंगा। और अगले सीजन में भी 100 kg ही वीट प्रोड्यूस हुआ जब 5 लोग काम कर रहे हैं।
अब आप देखो इन दोनों टेन्योर में इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज 0, लेकिन एक बंदा तो बढ़ गया। अगर हम बात करें इस बंदे की प्रोडक्टिविटी क्या है, वो 0 है। सो दो इट इज लुकिंग लाइक ही इज एम्प्लॉयड, लेकिन उसके एम्प्लॉयमेंट से कुछ वैल्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे तो एक ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन आज हम इसको एज अ पेनाशिया यूज करते हैं। वी यूज इट एज अ पेनाशिया। पेनाशिया मीन सॉल्यूशन टू लैक्यूनाज इन ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स। ठीक है, एक और चीज आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इंक्रीज द प्रोक्योरमेंट बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर एमएसपी। एमएसपी में आप इनका प्रोक्योरमेंट बढ़ाओ। देखो एमएसपी के साथ क्या प्रॉब्लम है ना, एमएसपी इज बोथ रीजन स्क्यूड एंड क्रॉप स्क्यूड। कैसे? मैक्सिमम जो एमएसपी से प्रोक्योरमेंट है वो हरियाणा, पंजाब, इन जैसे रीजन्स में होता है, जो कि अर्स्ट वाले ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिशियरीज थे। लेकिन ईस्टर्न रीजन में बिहार, झारखंड, ये सब जो स्टेट है वो कंपैरेटिवली डिवॉइड होते हैं। और क्रॉप स्क्यूड क्यों है? क्योंकि ये वीट और राइस की तरफ स्क्यूड है, मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट इसी में होता है। तो हमें इस वाले सेक्टर पे भी बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक है, और आखिरी जो है वो ये है कि वी नीड टू प्रमोट स्ट्रक्चरल इनोवेशन। अब स्ट्रक्चरल इनोवेशन क्या होता है? देखो स्ट्रक्चरल इनोवेशन कैसे होगा। बिहार में वी हैव अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन हमें वहां पर रिसर्च को प्रमोट करना है, जैसे कि वी नीड टू वर्क ऑन बेटर सीड्स क्वालिटी। जैसे मान के चलो आप पूसा वेरिएंट बनाते हैं, एक न्यूज आया था गोल्डन राइस के बारे में। ठीक है, तो हमें स्ट्रक्चरल इनोवेशन की जरूरत है, जैसे सीड में इनोवेशन की जरूरत है, फर्टिलाइजर किस तरीके से कम यूज में हम ज्यादा उसको कर सकें, ये सब चीजों पे हमको काम करना है। अब आप देखो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कुछ माइलस्टोन सेट किए हैं या कुछ उनकी एक्टिविटी है जिसने कि एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने में बहुत काम किया है। सबसे पहले देयर हैज बीन 3 कृषि रोड मैप्स, 3 कृषि रोड मैप आ गए 2007 से। और ये कृषि रोड मैप जो है ना, इनमें डिटेल्ड वर्जन्स होते हैं हाउ यू कैन इंप्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर, और इनके बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स, दे हैव अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स। जब हम एग्रीकल्चर के बारे में डील करेंगे एज अ टॉपिक, आई विल टेल यू व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ ईच रोड मैप। ठीक है, उसके बाद 2020 में बिहार वाज अवॉर्डेड विद द कृषि क्रमन अवार्ड, कृषि क्रमन अवार्ड। ठीक है, ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि स्टेट्स को मिलता है फॉर देयर फैबुलस अचीवमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, और ये बेसिकली मेज और वीट के प्रोडक्शन में मिला था। ठीक है, अब चलो अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी ने एक मिशन लॉन्च किया है, वो है हॉर्टिकल्चर मिशन। अब ये हॉर्टिकल्चर मिशन क्या करेगा बेसिकली, तो ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है रूफटॉप, यानी आपके जो घर है उसके छत पे आप हॉर्टिकल्चर यानी कि फूल, फूल से ज्यादा सब्जी, फल, आप ये सब उगाओ। ठीक है, अब देखो अब गवर्नमेंट ऑफ बिहार की एक बहुत प्रेस्टिजियस पॉलिसी में कह सकता हूं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए दे हैव स्टार्टेड बिहार स्टेट ऑर्गेनिक मिशन, जो कि 2019 से लेके 2022 तक रहेगा। इसमें ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, ऑर्गेनिक सीड्स को अडॉप्ट करने के लिए क्या नो हाउ होना चाहिए वो इनको अपना प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स बोथ ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट विच हैव प्रूव वेरी बेनिफिशियल और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें कुछ कुछ लैक्यूनेज भी हैं, बट स्टिल वी नीड टू नो दैट। सबसे पहला क्या है, जल जीवन हरियाली मिशन। ठीक है, सबसे पहला है वो है जल जीवन हरियाली मिशन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ये स्कीम है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं। क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर मींस कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे ना हो, आवर एग्रीकल्चर इज रेजिलियंट विथ रेस्पेक्ट टू द क्लाइमेट। ओके, अब इसके बारे में आप बैकएंड में अपने आप जाके रीड करोगे कितने डिस्ट्रिक्ट्स में प्रमोट हो रहा है, कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो इसको प्रमोट कर रही है। ठीक है, दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके बहुत सारे सब कंपोनेंट होते हैं, पर ड्रॉप
मोर क्रॉप, और भी बहुत सारे कंपोनेंट है. दिस यू हैव टू रीड ऑन योर एंड. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद देखो आप, प्रधानमंत्री या पीएम किसान, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. पता है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट 6,000 रुपीज देती है 3 इंस्टॉलमेंट में. क्यों होता है ये? ताकि दिस विद दिस द फार्मर कैन प्रोक्योर सम इनपुट्स, कुछ सीड्स, कुछ फर्टिलाइजर, वो इससे प्रोक्योर कर सके. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. इसमें हम लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. क्रॉप्स को मान के चलो, आपकी क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू एनी नेचुरल डिजास्टर, या फिर मान के चलो आप पेस्ट अटैक की वजह से, तो ये फार्मर को एक रिलीफ प्रोवाइड करता है. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट है. खरीफ क्रॉप के लिए अलग प्रीमियम है, राबी के लिए अलग है, जैद के लिए अलग है. ठीक है. उसके बाद देखो आप, नेक्स्ट स्कीम क्या है? नेक्स्ट स्कीम है बिहार राज्य फसल सहायता योजना. बिहार राज्य फसल सहायता योजना. अब ये किस लिए है? दिस स्कीम इज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द फार्मर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप. फेलियर ऑफ स्टैंडिंग यानी कि जो क्रॉप जो है ना वो थोड़े थोड़े उग गए हैं, उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं. फेलियर ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप क्यों? ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर या एडवर्स वेदर. एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक इंश्योरेंस स्कीम ही है ओवर एंड अबव द फसल बीमा योजना. टेक्नोलॉजी में बिहार ने एक बिहार कृषि ऐप भी लॉन्च किया है. एक बिहार कृषि ऐप लॉन्च किया गया है. ठीक है. इसमें क्या है कि हम फार्मर्स को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. किस टाइम पे एग्रीकल्चर में रेनफॉल की क्या सिचुएशन है, आप किस क्रॉप में कौन से फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हो, आपके सॉइल की क्या क्वालिटी है. गेटिंग द पॉइंट. ठीक है. तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमने गवर्नमेंट स्कीम से लेके देखा. अब जब आप कंक्लूड कर रहे हो, सो इन द कंक्लूजन यू कैन एंड इट आइदर गिविंग अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच. आप यहाँ पे एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच फॉलो कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेल कि दो a lot is being done in the agriculture, still we have a good amount of path to cover. यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीजें दे सकते हो कि both the people, the government and the civil society, they have to work in tandem. They have to work in tandem, and both the government and the people, they should be able to shed the status quo. इन दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि ये स्टेटस quo को हटा दें. And the focus should be on bringing transparency in agriculture marketing, फॉर एग्जाम्पल ई नैम वगैरह, और एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन. और इस तरीके से हम एग्रीकल्चर को एक बहुत रेम्यूनरेटिव एक्सरसाइज बना सकते हैं. ठीक है. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. हम अगली बार मिलेंगे विद अ न्यू क्वेश्चन. ओके, थैंक यू वेरी मच.